छात्रों, जैसे कि आप 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं और आपको ये मालूम हो ही गया होगा कि अब की बार 10th क्लास की बोर्ड परीक्षा में पहला क्वेश्चन जो ए भाग वाला आएगा उसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो वो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, तो मैं उनको लेकर के आपकी पहले 2-3 दिन तैयारी कराता हूं। उसके बाद आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन कैसे आएंगे उसकी तैयारी लेकर के चलते हैं। 3-3 नंबर के क्वेश्चन कैसे आएंगे उनकी तैयारी लेकर के चलेंगे। तो पहले बात करते हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चन की, किस टाइप का आपका क्वेश्चन आने की संभावना है। तो लगातार 2-3 दिन तक एमसीक्यू वाले क्वेश्चन कराएंगे। तो यहाँ देखते हैं, जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे बेटा ध्यान से समझो। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, किस तरीके का होगा ध्यान से समझो। पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है। तो परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सके, जिसमें हमारे पास नंबरेटर भी हो, डिनोमिनेटर भी हो, आई मींस अंश भी हो और हर भी हो, लेकिन यहाँ पर क्यों की वैल्यू कभी क्या ना हो, 0 ना हो। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में कोई संख्या है 5, एक परिमेय संख्या होती है क्योंकि इसके अपॉन में हम क्या मान सकते हैं 1, हम लिख सकते हैं 2, इसके अपॉन में 1 ले सकते हैं, हम लिख सकते हैं 7, इसके अपॉन में 1 आ जाएगा। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब जैसे कि मैं कोई संख्या लिख देता हूं 4/2, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। बट कैसी परिमेय संख्या है, देखो यदि हम 2 से भाग दें 4 को, तो 2 से ये कितनी बार भाग हो जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4, तो ये तो पूरा पूरा कट गया। यदि हम 8/4 लिखें और 4 से भाग दें 8 को, तो 4 दूनी 8, ये भी पूरा पूरा कट गया। तो ये कौन सी प्रवृत्ति के परिमेय संख्या है, ये शांत प्रवृत्ति के परिमेय संख्या है। अब ये तो हो गई शांत प्रवृत्ति के परिमेय संख्या जो पूरा कट कट के अपना पूरी वैल्यू आ जाती है। अब बात करते हैं, यदि हमारे पास में कोई संख्या लिखी हुई है 3/2, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 2 से भाग देते हैं 3 को, 2 से 3 को भाग देंगे 2 × 2, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, लगाई दशमलव उतारी 0, 2 पंजे 10, क्या बचा 0, कितना आया 1.5, ये भी रुक गया। ये भी कौन सी प्रवृत्ति का है, शांत प्रवृत्ति का है। और कैसा है, दशमलव प्रसार इसका सदैव क्या रहेगा, शांत प्रवृत्ति का रहेगा। आगे देखते हैं, यदि हमारे पास में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए 5/3, तो 3 से भाग देंगे किसको, 5 को, तो कितना आया 3 × 3, और 5 में से 3 गए, कितने बचे 2, लगाई दशमलव उतार दी 0, 3 × 6 18, 20 में से 18 गए, फिर कितने बचे 2, दशमलव लगी हुई है उतारी 0, 3 × 6 18, फिर से 2। तो आप देख पा रहे होंगे इसी तरीके से ही 6 बढ़ते चले जाएंगे। तो 5/3 एक परिमेय संख्या तो है, बट कैसा है, एक अशांत दशमलव प्रवृत्ति का है, क्योंकि ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, आगे तक बढ़ता ही जा रहा है। तो इस हिसाब से तो इसका पहला ऑप्शन भी सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो फाइनली आंसर क्या देंगे हम, उपयुक्त दोनों, यानी कि इसके पहले दोनों ऑप्शन जो है वे बिल्कुल क्या है, सही है। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप, बहुत अच्छी बात है। चलो दूसरा क्वेश्चन पे मेहनत करो। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचो। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो सबसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए शून्योत्तर परिमेय संख्या कौन सी होती है। एक ऐसी संख्या जिसमें जो परिमेय हो लेकिन शून्य ना हो, शून्योत्तर यानी कि शून्य को छोड़ करके, क्योंकि परिमेय संख्या कहां से शुरू हो जाती है, 0 से। 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम, 1, उसके बाद 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या कहा, शून्योत्तर परिमेय संख्या। शून्योत्तर परिमेय संख्या यानी कि शून्य नहीं होना चाहिए,
शून्य नहीं होना चाहिए, तो शून्य को क्या कर देते हैं हम इसमें से हटा देते हैं। शून्य को मना किया है तो इसमें से हम शून्य को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर कहा उसने और एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसी होती है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, √5 हो गया। बात आ गई समझ में। ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसने कहा का गुणनफल होता है कैसा। अब देखो, यदि हम एक परिमेय की और एक अपरिमेय संख्या की गुना कर दें, एक की गुना √2 में करेंगे तो क्या बनेगा, √2। यदि हम 2 की गुना √3 में करेंगे तो क्या बनेगा, 2√3। यदि हम 3 की गुना 4 में करेंगे तो 4 तो 2 हो जाता है। यदि हम 3 की गुना √5 में करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3√5। तो क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इनमें तो रूट आ रहा है। तो यहां ये समझो, किसी भी परिमेय संख्या की शून्य को छोड़कर यदि हम अपरिमेय संख्या में गुना कर देते हैं तो वह प्राप्त संख्या अपरिमेय संख्या ही होगी। बात क्लियर समझ में आ गई। चलो जी, ये दूसरे क्वेश्चन में क्या हुआ, सदैव क्या रहेगी, ये अपरिमेय संख्या रहेगी, क्योंकि परिमेय संख्या की यदि हम अपरिमेय संख्या में गुना करते हैं तो वो सदैव क्या रहेगी, एक अपरिमेय संख्या रहेगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सदैव अपरिमेय संख्या रहेगी। क्लियर है। चलो देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से पढ़ो इसे। तीसरे क्वेश्चन में इसने कहा है रेखाओं। तीसरा क्वेश्चन देखो, x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। अब यहां देखो ध्यान से, जब x की वैल्यू 0 है तो यहां ऑप्शन या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, क्योंकि x की वैल्यू 0 या तो यहां है या यहां है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो फाइनल होगी। अब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू है। आगे चलते हैं। जब उसने हमें x बराबर 0 दिया है और 2x + 3y = 12 है, हमें बताना है प्रतिच्छेदन बिंदु कौन सा होगा। तो x की वैल्यू कितनी है, 0, उसे यहां पे रखो, 0 + 3y = 12। तो ये 0 + 3y = 12, y = 12/3, क्योंकि y के इंटू में 3 है तो कहां जाएगा, डिवाइड में 3 से इसे भाग देंगे, 3 चौक 12, y का मान कितना बना, 4। प्लस का या माइनस का, प्लस का। तो बिंदु क्या बने, 0 और 4। तो बताओ कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, 0 - 4 नहीं, 0 + 4। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा ध्यान से समझो, पढ़ो पहले इसे, इसने क्या कहा है, ध्यान से पढ़ो बेटा। इसने कहा वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रम से शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। हमें एक ऐसी संख्या को ज्ञात करना है, यदि हम उस संख्या से 70 को भाग दें तो 5 शेषफल प्राप्त हो, और उसी संख्या से 125 को भाग दें तो 8 प्राप्त हो। लेकिन हम जिस संख्या से भाग देते हैं वो संख्या हमेशा छोटी होती है उस संख्या से जिसको हम भाग देते हैं। तो यहां बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसका आंसर कभी 875 नहीं हो सकता, क्योंकि वो संख्या क्या रहेगी, 70 से छोटी ही रहेगी। 1750 भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बचे हमारे पास 2, तो इन 2 ऑप्शनों में से कोई सा इसका एक सही है। तो आगे चलते हैं, तो दोनों ऑप्शनों को चेक कर लेते हैं। यदि इस 13 से 70 को भाग देने पर 5 शेषफल बचता है
और इस तरह से 125 को भाग देने पे 8 शेषफल बचता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। और यदि 65 से 70 को भाग देने पर 5 शेषफल बचता है और 65 से 125 को भाग देने पर 8 शेषफल बचता है, तो इसका ऑप्शन सेकंड सही है। बात समझ गए? तो हम सबसे पहले कर लेते हैं चेक। 13 से भाग देते हैं 70 को, तो जब हम 13 से 70 को भाग देंगे, 13 ही कम 13, 13 दूनी 26, 13 3 साढ़े 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, कितने बचे 5। तो इसका भी शेषफल कितना रह गया 5 रह गया, 5 ही चाहिए था। अब इसी पे भाग देते हैं 125 को, तो 13 से 125 को भाग देंगे, 13 निम्मा 117 और 15 में से 7 गए, कितने बचे 8। शेषफल कितना बचा 8, यहाँ शेषफल कितना 5, यहाँ शेषफल कितना 8। तो 13 से दोनों को भाग देने पर पहला शेषफल 5 और दूसरा शेषफल कितना बचता है 8 बचता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है हमारी 13 है, जो कि 70 को भाग देने से 5 बचता है और 125 को भाग देने से 8 बचता है। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट, पांचवें पार्ट पर। पांचवें क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, थोड़ा ध्यान से समझो। पांचवें क्वेश्चन में इसने हमसे कहा, पढ़ो इसे बेटा क्वेश्चन को ध्यान से। आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, इसीलिए आपको समझ नहीं आता है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ा करो, बहुत ध्यान से। इसने कहा समी 2x प्लस ay इज इक्वल टू 1 और दूसरी समीकरण दी हुई है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 का कोई भी हल नहीं होगा, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। 2x प्लस ay इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। तो आपको याद आ रहा होगा, यदि इनका समीकरण का कोई हल नहीं है तो उस स्थिति में ऐसे समझेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण हैं और इन दो समीकरणों में इसका कोई हल नहीं है, तो वो शर्त थी हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। तो आपने ये योग इस तरीके से याद किए होंगे। तो कंडीशन की अप्लाई करते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के। तो a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, मीन्स a बटे माइनस 5 के। 5 की गुना इधर करेंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 बटे में कितना है 3, तो a का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 10 बटे 3, वो भी माइनस 3। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका हमारा थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और अच्छा क्वेश्चन भी है, बेहतर है, बढ़िया है। आप मेहनत नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करना शुरू कर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, यदि समीकरण, हमारे पास में समीकरण दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस के kx माइनस के 5/4 बराबर के 0 का एक मूल 1/2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण का जो एक मूल है वो 1/2 है और हमें k का मान ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस के kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल जो है 1/2 है और k का मान ज्ञात करना है। तो जो मूल हमें दे रखा है वो भी तो x का मान है, तो क्यों ना हम x के स्थान पर 1/2 को पुट कर दें ताकि हम k का मान निकाल सकें। तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के k इंटू 1/2 माइनस 5/4 बराबर में कितना है 0। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे आया k कम, k/2 माइनस 5/4 बराबर के 0। तो यहाँ पर केवल k/2 को रखते हैं, बाकी को इधर ले जाते हैं। 5/4 बराबर से इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1/4 बराबर से इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो k/2, 4 एलशियम आ गया, 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, 4 कम 4, तो k/2 बराबर 1, मीन्स k का मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया।
तो इसका छठे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन त्रिभुजों की भुजाएं का अनुपात जो है वो 4:9 है और हमसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो आप याद रखो, यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज है हमारे पास ABC और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास PQR, तो जो पहले त्रिभुज की संगत एक भुजा होगी और जो दूसरे त्रिभुज की भुजा होगी, उन भुजाओं का वर्गों का जो अनुपात होता है, वर्गों का जो अनुपात होता है वो हमेशा बराबर होता है। जैसे एक त्रिभुज है हमारे पास, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है हमारे पास में, और एक दूसरा त्रिभुज हमारे पास में ये वाला त्रिभुज है जी, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या हैं? समरूप त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज हमने ये ले लिया, एक त्रिभुज हमने ये ले लिया। ये त्रिभुज PQR है, ये त्रिभुज ABC है। तो इसमें क्या होता है कि जो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है और जो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, उनकी भुजाओं का जो वर्ग का अनुपात होता है वो इक्वल होता है। तो पहली भुजा AB, दूसरी भुजा इसकी AB लेंगे, इसकी PQ, बिल्कुल संगत वाली भुजा जो है, बात समझ रहे हो। ऐसे इसकी BC लेंगे और इसकी QR लेंगे का स्क्वायर। ऐसे ही इसकी AC लेंगे तो इसकी PR लेंगे का स्क्वायर। ये क्या होता है? इक्वल होता है। ये आपने प्रमेय के अंदर पढ़ा होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करेंगे तो इस त्रिभुज की भुजा का अनुपात दे रखा है 4:9, यानी कि अगर एक भुजा हमारे पास में 4 है, दूसरी 9 है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो 4 चौक 16 और 9 नीम 81, तो अनुपात कितना बना? 16:81। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसका? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात समझ रहे होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है उसे देखो ध्यान से बेटा। इसने कहा यदि 4 tan थीटा बराबर जो है 3/4 है, 4 tan थीटा बराबर जो है वो 3 है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि tan थीटा बराबर होगा 3/4। tan थीटा बराबर कितना होगा? 3/4। और हमें जो फाइंड करना है वो करना है 4 sin थीटा माइनस के cos थीटा बटे 4 sin थीटा और प्लस के cos थीटा। इसकी हमें वैल्यू को ज्ञात करना है। चलो देखते हैं। या तो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऊपर से cos कॉमन ले लेते हैं। यदि हम ऊपर से cos कॉमन ले लेंगे तो ये cos कहाँ जाएगा? sin के अपॉन में जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? sin थीटा बटे cos थीटा, और माइनस में क्या बचा? 1। सेम ऐसे ही नीचे से cos कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बनेगा 4 sin थीटा बटे cos थीटा, और प्लस में क्या बचेगा? 1, क्योंकि cos कहाँ गया? कॉमन में। इस cos से ये cos क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो sin बटे cos क्या बन गया? tan। तो इसे लिख सकते हैं tan थीटा माइनस 1 अपॉन 4 tan थीटा प्लस के 1। tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं 4 गुना 3/4 माइनस 1, 4 गुना 3/4 प्लस 1। 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। तो 3 में से 1 गया 2, और 3 में 1 प्लस हुआ 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो फाइनली आंसर हमारा कितना आ गया? 1/2। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। बात समझ में आ गई होगी। इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4, tan से हम वैल्यू निकाल लेते sin थीटा और cos थीटा की, उसके बाद वैल्यू पुट कर देते sin और cos की, तो भी आंसर हमारा 1/2 ही आ जाता। बात समझ गए। चलो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है बेटा? थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा कि sin 75 बटे cos 15, sin 75 बटे
cos 15 का मान क्या होगा? यहाँ पर दिया हुआ है sin 75, यहाँ दिया हुआ है cos 15। तो सिंपल सी बात है, ये मैंने कई बार बताया हुआ है कि साइन को चेंज कर सकते हैं हम। साइन को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 15 और अपॉन में कितना है इसके cos 15। तो sin 90 पे क्या हो जाएगा? चेंज, और sin 90 पे चेंज होके क्या आया? cos 15 और बटे में कितना है? cos 15। 15 से 15 कैंसिल, आंसर कितना रह गया? 1। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सेकंड पार्ट इज राइट आंसर। इसका ऑप्शन कौन सा? सेकंड बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा यदि कुल प्रेक्षणों का माध्य 27 है। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है? देख लेते हैं। तो इसमें कहा यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें माध्यिका को ज्ञात करना है। तो माध्यिका को जो ज्ञात करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, हमें जो माध्य दिया हुआ है, माध्य बेटा यहाँ देखेंगे ध्यान से, हमें जो माध्य दिया हुआ है वो 27 है और जो बहुलक है वो 45 है और जो हमें ज्ञात करनी है वो माध्यिका ज्ञात करनी है। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, कभी कभी वो बहुलक और माध्य दे देता है, माध्यिका पूछता है, या बहुलक माध्यिका दे देता है तो माध्य पूछता है, या माध्य और माध्यिका दे देता है तो बहुलक पूछता है। तो इस क्वेश्चन को आप विशेष तरीके से तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में जरूर आ सकता है। तो अप्लाई करते हैं, हमें माध्यिका ज्ञात करनी, तो 3 गुना माध्यिका ऐसे का ऐसे ही रखेंगे हम। बहुलक कितना दिया हुआ है हमारे पास? 45 और 2 गुना माध्य कितना है हमारे पास? 27। तो ये बना 45 प्लस 27 दूनी 54। तो 5 और 4 9, 5 और 4 9। तो 3 गुना माध्यिका, और ये यहाँ से 3 उठकर कहाँ चला जाएगा? इसके बटे में। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो इसकी माध्यिका कितनी आ गई? 33। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसकी माध्यिका कितनी आ गई? सेकंड ऑप्शन इसका सही है 33। तो इसका माध्यिका आ गई हमारी 33। तो ये किए हैं हमने इसके 10 क्वेश्चन, और आप इन 10 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। अभी थोड़े समय के बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें अगले 10 क्वेश्चन आएंगे। तो बने रहिए आप वीडियो के साथ में। और यदि आपके पास में भी कुछ क्वेश्चन है जो आपसे सोल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर उसे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। हम उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे तुरंत, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हो तो हल्के में मत लो बोर्ड को बिल्कुल भी। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन, यदि एक भी गलत हुआ तो समझो 1 नंबर गया। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू, वो एक भी गलत नहीं जाना चाहिए। और यदि आप बने रहे लास्ट टाइम तक हमारे चैनल के साथ, तो आपका एक भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। और आगे के जो क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 क्वेश्चन क्योंकि टोटल आएंगे। कोशिश ये करेंगे आपका 70 के 70 नंबर का पेपर बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आप अच्छे तरीके से कॉपी को लिख करके आए। या मेहनत कीजिए, लगे रहिए, कोई क्वेश्चन नहीं होता, आप तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन को डालिए, हम उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। चलो मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट